पूरी इज्जत के साथ अंतिम ने कहा। बड़े बाबा, बड़ी माँ। नक्श के माँ बाप को देखकर अंतिम के चेहरे की चमक डबल हो गई थी। अंतिम, कितने सालों से हमने तुम्हें देखा नहीं। वाकई में समय के साथ साथ तुम तो हैंडसम पर हैंडसम होते जा रहे हो। जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी माँ, तारीफ करने के लिए थैंक यू। अपनी तारीफ सुनकर अंतिम थोड़ा एम्ब्रेस हो गया था। तुरंत कहा, रागिनी इधर आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। ये है मेरा कजन नक्श और ये है मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी। अंतिम की इंटरसेक्शन देने के बाद रागिनी ने एक एक करके सभी को ग्रीट किया। नक्श ने हल्का सा सर हिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने लाइफ में पहली बार किसी को भाभी कहा था। हालांकि नक्श रागिनी से आज पहली बार मिल रहा था, लेकिन वो उसे देख कर ही बता सकता था कि लड़की बहुत ही सुशील है। नक्श, पापा और बाकी के सभी लोग हॉल इनका इंतजार कर रहे थे। अचानक ऐसी अंतिम की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। ठीक है, तुम लोग आने वाले गेस्ट का ध्यान रखो, हम लोग अंदर जाते हैं। ये बोलते हुए नक्श के एक्सप्रेशन सीरियस मोड में चले गए थे। भानुशाली परिवार के बिला के दरवाजे को देखकर नक्श का दिल भर आया था। उसे बहुत अच्छे से याद था कि कुछ सालों पहले वो इसी दरवाजे से बाहर निकलता और उसके बाद आज पहली बार वो फिर से इस दरवाजे के अंदर जाने वाला था। उसी समय जितिन भाई ने नक्श के कंधे पर हाथ रखा और उसे थपथपाते हुए बोले, नक्श, वो समय गुजर चुका है, अब हमें प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। मुझे पता है पापा, सिरसिरे अंदाज में नक्श ने कहा। जब नक्श और उसका परिवार हॉल में दाखिल हुआ तो उसके चाचा यानी दर्पण भानुशाली गेस्ट को लेकर वेलकम करने में लगे हुए थे। नक्श, फाइनली तुम आ गए। नक्श को देखते ही दर्पण ने अपने हाथ में पकड़ी वाइन ग्लास को साइड में रखा और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़े। दर्पण का शांत और खुशनुमा चेहरा देखकर नहीं लग रहा था कि ये वही चाचा है जिसने पहले नक्श को डराया धमकाया था। वो अलग बात है कि उससे बात नहीं बनी। उसके बाद दर्पण की नज़र जितिन भाई और जानकी पर पड़ी और उन्हें देखकर उनके चेहरे की मुस्कान ट्रिपल हो गई। भाई साहब, भाभी, फाइनली आप भी वापस आ गए। परिवार तो आज पूरा हो गया। दर्पण, हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। इस समय चूंकि अंतिम की शादी हो रही है तो बस हम एक बार सबको देखना चाहते थे। हमारे जाने के बाद यहाँ क्या बदला है, लेकिन लगता है कि सब कुछ वैसा का वैसा ही है। जितिन भाई के टोन में खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। भाई साहब, प्लीज आपको पिताजी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। दोषी तो मैं भी बराबर का हूँ, लेकिन हम दोनों को अपनी गलती का एहसास है। उस समय हालात ऐसे ही थी कि हमें जो सही लगा हमने किया। जितिन भाई की बात सुनकर दर्पण को समझ आ गया था कि वो इन सालों में बहुत बदल गए हैं। अभी नक्श कुछ बोलने ही वाला था जिससे माहौल को फिर से खुशनुमा किया जाए, लेकिन तभी अचानक से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। मैं सोच ही रही थी कि ये बड़ा आदमी कहाँ से आया, लेकिन तभी मैंने देखा कि ये तो अपने परिवार के साथ आया है। आज अंतिम की शादी है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? कनिका ने कठोर अंदाज में कहा। कनिका, क्या तुमने जितिन भाई और उसके परिवार को यहाँ मैंने इनवाइट किया है? दर्पण की टोन अचानक ऐसी डिस्प्लीट हो गई थी। कनिका को सिचुएशन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दर्पण के दिमाग में सब कुछ पहले से ही बहुत क्लियर था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कनिका कौन है। कनिका नक्श की बुआ है। जी हाँ, दो भाइयों के बीच में सबसे छोटी बहन और 7 साल पहले भानुशाली परिवार में जो कांड हुआ था उसकी असली जिम्मेदार भी कनिका है। कनिका ने ही अपने बड़े भाई के खिलाफ जाकर अपने पिता यानी नक्श के दादा यशवर्धन और अपने भाई दर्पण के कान भरे थे। कनिका की वजह से ही नक्श के परिवार को मुंबई छोड़कर सूरत में सेटल होना पड़ा, लेकिन अब पाशा पूरी तरह से बदल गया था, जिसका कनिका को कोई आइडिया भी नहीं था। जब भानुशाली परिवार अचानक से क्राइसिस में आ गया, तब यशवर्धन भानुशाली ने आगे से नक्श को कांटेक्ट किया, उसे मैसेज किया, उसकी सारी कंटेंशन एक्सपेक्ट की और नक्श के हाथ में भानुशाली ग्रुप की बागडोर सौंपी, क्योंकि इसके बदले में नक्श ने भानुशाली ग्रुप को 8,000 करोड़ रुपए की मदद जो की थी। हालांकि जिस जमीन पर अभी नक्श खड़ा था अब वो पूरी तरह से उसकी ही थी। हम ऐसा सोच सकते हैं कि नक्श ने भानुशाली परिवार को लोन दिया था। अगर ऐसी बात है तो नगर नक्श को किसी ने गुस्सा दिलाया या फिर उसके उसके परिवार को बेइज्जती भी की तो एक झटके में भानुशाली परिवार को पूरी तरह से बैंकरप्ट कर सकता है।
क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? हमारे परिवार ने इस परिवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन इनकी हिम्मत तो ये देखो आज फिर से यहाँ आ गए। साहब कहते हुए कनिका ने कहा, इनका अच्छा बेटा नक्श जो किसी भी काम का नहीं है, वो दूसरे परिवार में जाकर घर जमाई बन गया है। दूसरे परिवार में आराम से बैठकर खा पी रहा है। इससे और चाहिए भी क्या? कनिका के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर वहां मौजूद सभी का ध्यान नक्श और उसके परिवार पर चला गया। दूसरी तरफ नक्श और उसके परिवार के चेहरे पर कठोरता दिखाई देने लगी थी। तुम ये मत सोचो कि तुम दुनिया के बहुत बड़े रईस हो गई हो क्योंकि तुम भानुशाली ग्रुप संभाल रही हो। सच तो यह है कि तुम्हारे दादा और तुम्हारे चाचा को तुम पर दया आ गई, इसलिए वो कंपनी तुम्हें मैनेज करने के लिए दे दी। भानुशाली परिवार के पास बहुत कुछ है। अगर तुम्हें भानुशाली ग्रुप दे भी दिया तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलते हुए कनिका के कदम नक्श की ओर बढ़े और उसके सामने जाकर उसे नफरत की नज़रों से देखने लगे। अचानक से कनिका का बेटा कुणाल भीड़ से बाहर आया और अपनी बुलंद आवाज में नक्श को पॉइंट आउट करते हुए बोला, नक्श तुम यहाँ आए, तुम्हारी हिम्मत की दाग देनी चाहिए, लेकिन किस मुंह से तुम यहाँ आई हो? तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे यहाँ आने से भानुशाली परिवार को एम्ब्रेस होना पड़ेगा? कुणाल की उम्र भी नक्श की जितनी ही थी, लेकिन बचपन से ही उन दोनों के बीच कभी नहीं बनी, क्योंकि कनिका ने उन दोनों को कभी भाई नहीं होने दिया। अपने बेटे को हमेशा नक्श से दूर रखा और नक्श के प्रति सिर्फ और सिर्फ नफरत का पाठ पढ़ाया। यही वजह है कि आज वो भी नफरत सड़ चढ़ के बोल रही है। वैसे भी ये किसी दूसरे परिवार का यूजलेस घर जमाई है। इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और भी क्या हो सकता है? कनिका ने नफरत की नज़र से नक्श की ओर देखा और बोली, नक्श तुम ये मत सोचो कि अगर तुमने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए तो तुम कोई पावरफुल इंसान हो। ये मत भूलो कि हमने तुम्हें कैसे किसी कुत्ते की तरह घर से बाहर निकाला था। कनिका, कुणाल बकवास बंद करो, यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट मौजूद हैं और ये हमारा पारिवारिक मामला है। धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए दर्पण ने कहा। उसके बाद दर्पण ने नक्श की ओर देखा और कहा, नक्श छोड़ो, जाने दो। इन दोनों ने तो आज बुरी तरह से ड्रिंक कर ली है, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। उस समय नक्श का चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो गया था। इस बेइज्जती को जितिन भाई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उनकी छाती भी गुस्से से फूल गई थी। जानकी का चेहरा भी ये सब सुनकर पीला पड़ गया था। भैया आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आप बाहर वालों की मदद कर रहे हैं? ये लोग हमारे नहीं हैं। ये सब बोलते हुए कनिका काफ़ी नाखुश दिखाई दे रही थी। हाँ मामा जी, मुझे तो लगता है कि आपने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, जो आप नक्श के परिवार का साइड ले रहे हैं। ये बोलते हुए कुणाल ने नक्श के माँ बाप की ओर देखा। बड़े मामा, बड़ी मामी, अब आप दोनों इतने बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी बेइज्जती करवाने यहाँ आ गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बचपन से ही कुणाल और नक्श के बीच में कुछ ऐसे ही रिश्ते थे। कुणाल हमेशा से नक्श से आगे निकलने की कोशिश करता, लेकिन नक्श ने उसे लाइफ में कभी आगे निकलने ही नहीं दिया। चूँकि कनिका 2 भाइयों में सबसे छोटी थी, इसलिए यशवर्धन की सबसे लाडली थी। वो हमेशा से यही चाहती थी कि भानुशाली ग्रुप का सब कुछ उसके बेटे को मिले, लेकिन उस समय ऐसा न कुछ नहीं हो पाया और सब कुछ नक्श के हाथ में चला गया। उसके बाद कनिका ने अपनी चाल चली और दोनों भाइयों के बीच फूट डालने का काम किया। उसका प्लान भी पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा और नक्श के जाने के बाद उसने दर्पण को सीईओ बना दिया और अपने बेटे को कुणाल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल करवाया। लेकिन वो कहते हैं कि ना, कर्म अपना रंग आज नहीं तो कल ज़रूर दिखाता है। देखिए जो कुछ भी नक्श के हाथ से चला गया, वो फिर से नक्श के हाथ में आ गया था और अब कुणाल पीछे से फिर से नक्श के हो गया था। तो ऐसे में भला कुणाल अपने गुस्से को कब तक दबा कर बैठ सकता था? कुणाल, आज अंतिम की शादी है, मैं तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहता। अगर तुमने अपना मुँह बंद नहीं किया तो फिर तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, कड़क अंदाज में नक्श ने कहा। नक्श किसी के भी सामने अपनी इज्जत को एक्सपेक्ट कर सकता था, लेकिन अपने पेरेंट के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? तुम ये कह रही हो कि तुम मुझे आर्ग्यू नहीं करना चाहते? कुणाल ने हंसते हुए कहा, प्लीज़ अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम इतने सारे गेस्ट के सामने मुझे मार सकती हो। वैसे मारने के लिए तो हिम्मत चाहिए, वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। बस बहुत हुआ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हम सब लोग एक परिवार के हैं,
इतने सालों के बाद हम एक-दूसरे से मिल रहे हैं और हमें एक होने की ज़रूरत है। गुस्से से दर्पण ने कहा, इस परिवार के साथ हमारा कोई लेना-देना नहीं है। कनिका ने अपने ही बड़े भाई को गंदी नज़रों से देखा और मुस्कुराते हुए बोली, इन लोगों के कपड़े देख रही हो? ऐसा लगता है जैसे सेल से कपड़े उठाकर भानुशाली परिवार के सामने भीख माँगने आए हैं। जैसे ही कनिका के मुँह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जितेन भाई का चेहरा पीला पड़ गया। एक आवाज़ के साथ वो ज़मीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। पापा, पापा, क्या हो गया आपको? नक्श ने तुरंत जितिन भाई के गले से हाथ लगाया और चिल्लाते हुए बोला, जितिन, प्लीज़ मुझे मत डराओ, आंखें खोलो। जानकी की हालत भी पतली हो गई थी। नक्श ने जल्दी से अपना फ़ोन बाहर निकाला और हॉस्पिटल का नंबर डायल किया। उसके बाद नक्श ने कड़क अंदाज में कनिका और कुणाल को देखा। वो बहुत अच्छे से समझ गया था कि इस माँ बेटी की जोड़ी ने उसके पिता को इतना गुस्सा दिलाया कि वो बेहोश हो गए। कुणाल, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए नक्श की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी, लेकिन बेशर्म कुणाल के चेहरे पर तो रत्ती भर भी शर्म नहीं थी। ये शब्द देखकर नक्श ने तय किया कि उसे क्या करना है। तुरंत ही उसने दर्पण की ओर देखा और बोला, चाचू, ऐसा लगता है कि मैंने भानुशाली परिवार को पैसा देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए मुझे मेरे 8,000 करोड़ रुपए वापस चाहिए, एक दिन के अंदर। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड रह गए। सभी को पता था कि भानुशाली परिवार ने जितिन भाई और उनके परिवार को हमेशा के लिए परिवार से बेदखल कर दिया था। तो ऐसे में जितिन भाई के परिवार के पास 8,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? गुस्से में लड़का ये तो पागल हो गया है या फिर कंफ्यूज। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं कि तुम्हारे पास 8,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, लेकिन हम भानुशाली परिवार तुमसे पैसे उधार क्यों लेगा? ये कैसा मजाक है? क्या तुम्हें अपनी हैसियत नहीं पता है? कनिका की नफरत की आंधी आग बन गई थी। अपने दोनों हाथों को अपनी छाती से चिपकाकर वो नक्श के सामने खड़ी हो गई थी। मुझे नहीं पता कि भानुशाली परिवार कितना पावरफुल है, लेकिन जब मैंने दादाजी को पैसा उधार दिया था तो हमारे बीच में ट्रीटी साइन हुआ था। नक्श ने कठोर अंदाज में कहा, आखिर ये सब क्या चल रहा था? क्या वाकई में नक्श भानुशाली परिवार से अपना सारा पैसा वापस ले लेगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या भानुशाली परिवार बैंकरप्ट हो जाएगा? क्या जितिन भाई ऐसा होने देंगे? क्या नक्श के दादाजी सीन में आएंगे? क्या कनिका और कुणाल को उनकी की गई सजा मिलेगी? चलो मान लिया कि नक्श नहीं माना और उसके पास 8,000 करोड़ रुपए आ गया, तो उसके बाद क्या होगा? क्या नक्श अपनी खुद की कंपनी खोलेगा? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर।